हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लेकर के आए नई वीडियो जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है कोशिका की संरचना एवं उसके कार्य। भैया उसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा राइबोसोम, इसके बाद होगा हमारा फ्लैजिला वाला टॉपिक। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ तक का फ्लैजिला तक का पूरा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 30-35 मिनट की, तो कोशिश करना पूरी देखना, बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि भैया ये आपकी तैयारी का सवाल है और हम करा रहे हैं आपकी नीट की तैयारी। तो चलिए तो वीडियो करते हैं शुरू। तो भैया यहाँ लिखा हुआ है राइबोसोम, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राइबोसोम होते क्या हैं। एक्चुअली राइबोसोम आपका एक ऐसा कोशिकांग है जो दोनों तरह की कोशिकाओं में पाया जाता है, जो कि आपकी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों तरह की, मतलब बैक्टीरिया में भी और हम में भी, मतलब जो जिन कोशिकाओं में केंद्रक मिलता है उनमें भी मिलता है और जिनमें केंद्रक नहीं मिलता उनमें मिलता है, क्योंकि ये एक ऐसा कोशिकांग होता है जिसकी कोई खुद की झिल्ली नहीं होती। ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इसका यही होता है कि भैया किसी एक ऐसी कोशिकांग का नाम बताइए जो कि दोनों कोशिकाओं में मिलता है और उसकी झिल्ली नहीं होती। मतलब ये राइबोसोम आपका किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता, इसके चारों तरफ कोई भी किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती होती। ठीक है ना बात। तो चलिए सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं। लिखा है जॉर्ज पेलाडे ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिका में संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा। तो भैया देखो, ध्यान रखना है आपको कि जो पेलाडे हैं इनके नाम पर सवाल आता है, पूछते हैं पेलाडे पार्टिकल किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पेलाडे पार्टिकल जो होता है वो आपका होता है राइबोसोम। दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान रखोगे कि जो पेलाडे थे इन्होंने इसको ढूंढा था जंतु कोशिका में, जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि पादप कोशिका में किसने इनको देखा था, तो आप ध्यान रखोगे भैया पादप कोशिका के अंदर रॉबिन्सन नाम के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने इसको ढूंढा था। तो ये सवाल थोड़ा सा आ जाता है पेपर में, ज़्यादातर आपको पेलाडे के नाम से ही सवाल पूछा जाता है। फिर लिखा है कि राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीनों के बने होते हैं। तो यार ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये आपके राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीनों के बने होते हैं, मतलब आरएनए और प्रोटीन के बने हुए कोशिकांग होते हैं। ज़रा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं, पहले क्या है, क्या करते क्या हैं, कैसे होते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए ऐसा है, आपको पता होगा कि आपके जो कोशिका होती है यूकैरियोटिक कोशिका की हम बात करें तो उसके अंदर आपका केंद्रक होता है। आपको ये पता होगा कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक। ये मान लो केंद्रक है और आपको बता दें कि केंद्रक के अंदर कुछ और एक और संरचना मिलती है जो कि डीएनए की ही बनी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं केंद्रिका। तो केंद्रक के अंदर होती है आपकी केंद्रिका, और केंद्रिका खुद किसकी बनी होती है, डीएनए और प्रोटीनों की बनी हुई होती है। भैया जो केंद्रिका में पाया जाने वाला डीएनए होता है वो डीएनए आपका एक अनुलेखन के पश्चात, यानी ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है, उसके पश्चात अपनी एक कॉपी आरएनए में बदल देता है, डीएनए से बनाता है आरएनए। ठीक है, ये आप पढ़ोगे 12th क्लास में जाकर के कैसे होता है काम। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली केंद्रिका और केंद्रिका के अंदर पाया जाने वाला डीएनए, उसमें होता है ट्रांसक्रिप्शन और उसके अंदर होता है अनुलेखन, जिसके पश्चात बनता है आरएनए। आरएनए कहलाता है आपका आरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए। मतलब यही वो आरएनए है जो कि आपका राइबोसोम की संरचना बनाने वाला होता है। ध्यान रखना, राइबोसोम की संरचना कौन बनाता है, आरएनए बनाता है, जिसका नाम का जो डीएनए होता है वो आपका केंद्रिका के अंदर पाया जाता है। दूसरी बात, अगर ये जीवाणुओं की बात करें तो जीवाणुओं के अंदर केंद्रिका नहीं होती, वहाँ जो उनका मुख्य डीएनए होता है वह खुद ही उसके अंदर ही इसके सेगमेंट डीएनए के ऐसे होते हैं जो कि आरएनए बनाते होते हैं। फिर ये आरएनए कुछ प्रोटीनों के साथ जुड़ता है और कुछ प्रोटीनों के साथ जुड़ करके एक संरचना का निर्माण होता है जो कि केंद्रक के अंदर ही होता है, केंद्रक वाली कोशिकाओं में। उस संरचना को कहा जाता है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में 80S प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में और 70S प्रकार के होते हैं। अब ये 80S और 70S क्या होता है हमें यह जानना है। ठीक है, देखिए होता है, एक मशीन होती है जिसका नाम होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एक नाम की मशीन होती है, उसके अंदर एक जेल जैसा भरा रहता है। उसमें अगर आप राइबोसोम को डाल दोगे और मशीन को घुमा दोगे तो उसमें जा कर के मान लो कोई कण है, मान लो वो कण यहाँ पर पहुँचता है, इस पोजीशन पर जाकर रुक जाता है, और कोई कण यहाँ पर रुक जाता है। तो भैया कोई जो यहाँ रुका है वो मान लो आपका 70S है, जो यहाँ रुका है वो 80S है। मतलब ये उसकी घनत्व और उसका साइज नापने का तरीका होता है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो अंग हैं, जो भी ऑर्गेनली हैं, उनको इस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की मदद से
सेपरेट भी करते हैं और उनके घनत्व के हिसाब से उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो राइबोसोम जो होता है इस मशीन में जा कर के आपका यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो आपका 80S पर जाता है और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आपका 70S पर जाता है। तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि भैया इनको 80S और 70S राइबोसोम कहा जाता है। एस का मतलब होता है अवसादन गुणांक यानी कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी कितना नीचे वो बैठा है, जिसको आप सेवर्डबर्ग यूनिट से नापते हैं। सेवर्डबर्ग यूनिट मतलब इसको नापने की यूनिट होती है, जैसे किलोग्राम, ग्राम, ये सब होता है। तो सेवर्डबर्ग में हम अवसादन गुणांक को नापते हैं जो कि आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। आगे की थोड़ी सी और बात करते हैं। अगर आप यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करते हो तो यूकैरियोटिक राइबोसोम आपके दो इकाइयों के मिलकर बने होते हैं, एक बड़ी इकाई और एक छोटी इकाई। जो आपकी बड़ी इकाई होती है वो आपकी यूकैरियोटिक राइबोसोम में 70S कहलाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर आपकी इकाई जो है वो जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं उनके अंदर आपकी बड़ी वाली जो इकाई होती है वो आपकी होती है 60S, 60S और छोटे वाली इकाई होती है 40S। जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में जाओगे तो वहाँ पर छोटे वाली जो इकाई होती है वो आपकी होती है 30 और बड़े वाली होती है 50। जबकि पूरे राइबोसोम को हम कहते हैं यहाँ पर 80 और यहाँ पर कहते हैं 70S प्रोकैरियोट के अंदर। अब ये जो इकाइयाँ बनी होती हैं ये आपको बता ही दिया RNA की और प्रोटीनों की बनी हुई होंगी। जबकि जो 40S वाली होगी इसके अंदर अगर आप जाओगे तो इसके अंदर आपको जा कर के मिलने वाला है 18S RNA। ये आपको ज़रूर याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में मिलेगा आपको 16S RNA छोटे वाली के अंदर, और बड़े वाले में यहाँ पर मिलेगा आपको 28, 5.8 और 5S। यहाँ मिलेगा आपको 23S और 5S। तो भैया ये ध्यान रखना, 3 प्रकार के RNA तो आपके यूकैरियोटिक की राइबोसोम की बड़ी यूनिट में होते हैं। 2 प्रकार के आपके पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की छोटे वाली यूनिट में 23S और 5S, और ऊपर मिलता है आपको 16S और मिलता है 18S, और विभिन्न प्रकार की दूसरी प्रोटीनें भी इसके अंदर पाई जाती हैं। कुछ इस तरह की संरचना आपके राइबोसोम की होती है जो कि आपकी 2 उप इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिनमें से छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई दोनों इकाइयाँ आपस में आपकी मैग्नीशियम आयन की सहायता से जुड़ी होती हैं। ध्यान आप क्या रखेंगे, अगर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन सांद्रता 0.001 मोलर है तो भैया ये दोनों यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं और एक कंप्लीट राइबोसोम बनाती है। जब इस आयन की सांद्रता कम हो जाएगी तो उस टाइम पर ये दोनों यूनिट जो हैं आपस में जो थी जुड़ी हुई अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, ज़्यादा इसकी सांद्रता अगर बढ़ा दोगे, मान लो अगर हम कहें कि भैया ऐसा है कि इसकी सांद्रता बढ़ा देते हैं, तो ज़्यादा बढ़ाने पर 10 गुना मान लो बढ़ा दोगे आप, 80S राइबोसोम है मान लो ये, और आप 10 गुना सांद्रता मैग्नीशियम आयन की बढ़ा देते हो तो फिर ये 120S हो जाते हैं। मतलब 2 राइबोसोम आपस में जुड़ जाते हैं, डाइमर हो जाता है ये। उस तब हम इसको बोलते हैं कि भैया ये आपके द्वितीयक संरचना बन जाती है, डाइमर कहलाती है, जिसमें 2 राइबोसोम जुड़ जाते हैं आपस में। ये आप बात ध्यान रखोगे। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा हमें इसके कार्य के बारे में जानना है, इसका काम क्या होता है। बाकी इसका कार्य आप जाकर के 12th क्लास में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने वाले हो। 12वीं कक्षा में जाकर के आपको पूरा चैप्टर है जो कि आपको बताएगा कि राइबोसोम के क्या काम होते हैं। लेकिन एक काम आप समझ लीजिए, देखिए ऐसा है, मान लीजिए ये कोई DNA है और DNA डबल स्टैंडर्ड होता है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम पढ़ाएंगे अगले चैप्टर बायोमोलिक्यूल में। DNA के अंदर आपकी कुछ कोड भाषा लिखी होती है, मान लो ATGCTAC, इस तरह की एक कोडेड लैंग्वेज है। AT के साथ AG के साथ C के साथ GT के साथ A के साथ TG के साथ GA के साथ T, इस तरह से एक भाषा होती है। ये भाषा आपकी कॉपी होकर के RNA के पास आती है। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ये मैंने आपको बताया था पीछे भी। यहाँ पर आकर के ये मान लो भाषा आपकी AUGCUACA इस तरह से कॉपी हो जाती है RNA के फॉर्म में। और DNA के अंदर जो सेगमेंट होते हैं उनके अंदर सूचनाएं रहती हैं हमारी प्रोटीनों की। हमारी प्रोटीनों के अंदर कौन से एमिनो एसिड किस पोजीशन पर लगे होते हैं, इस बात की सूचना DNA में रहती है। यानी कि जो हमारे अंदर बनने वाली प्रोटीन होती हैं वो उसकी सारी सूचना, उसके अंदर एमिनो एसिड का क्या ऑर्डर होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके DNA के अंदर रहती है। DNA उस इन्फॉर्मेशन को RNA में तब्दील करके, RNA में कॉपी करके आगे भेज देता है राइबोसोम के पास। अब मान लो ये आपका RNA है, वो भी कौन सा, मैसेंजर, मतलब दूत है, ये सारी सूचना लेकर के आया है। तो ये जाएगा भैया कहाँ, राइबोसोम के पास। मान लो ये राइबोसोम है, तो ये राइबोसोम क्या करते हैं, इस RNA को अपनी इस कैविटी में पकड़ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है,
ये यहाँ पकड़ा जाता है। फिर आपको बता दें, आगे चल करके थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाएगा, वरना हम बता देते। ऐसा होएगा कि mRNA के ऊपर जो भाषा लिखी हुई है, मान लो ये लिखा हुआ है यहाँ पर भाषा AUGCUA इस तरह से, तो आपका एक तीसरी तरह का RNA होता है ट्रांसफ़र RNA। वो आपके राइबोसोम के ऊपर आता है अमीनो एसिड को ले करके, इस तरह से अपने ऊपर जोड़ करके एक अमीनो एसिड दूसरा, हर एक कोड के नाम का अलग अलग अमीनो एसिड होता है, और फिर अमीनो एसिड में यहाँ पर चेन बनती है जो कि आपकी प्रोटीन कहलाती है। अमीनो एसिड में जो चेन बनेगी यहाँ पर, इस तरह से राइबोसोम आगे आगे चलता रहेगा, नए नए कोड आते रहेंगे, और हर एक कोड के नाम का अमीनो एसिड यहाँ पर ट्रांसफ़र RNA यानी स्थानांतरण RNA लेकर के आता रहेगा, और एक लंबी चेन यहाँ पर बन जाएगी जो कि प्रोटीन कहलाएगी। तो कुछ इस तरह से राइबोसोम का काम होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण में बहुत मदद करते हैं। बहुत क्या करते हैं, मतलब प्रोटीन संश्लेषण इन्हीं के द्वारा होता है, और इस काम को जो ये हो रहा है इसे कहते हैं ट्रांसलेशन, अनुवादन। ठीक है ना। तो देखो DNA से प्रोटीन बनना मतलब दो भाग होते हैं, एक तो होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है ट्रांसलेशन। तो ये दोनों काम आप 12th क्लास में जाकर के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ आपको ये जानना था बस राइबोसोम क्या होते हैं, इनके क्या काम होते हैं। एक बार आपकी किताब में जो थ्योरी दी गई है उसको ज़रा सा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है छोटा सा, देखो कितना ज़्यादा कम बताया है ना इन्होंने लिखा है कि भैया यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक राइबोसोम में उप इकाइयाँ बड़ी छोटी होती हैं। यहाँ पर एस आपके पेपर में नीट में जो अगर NCERT से आएगा तो यही आएगा, एस अवसादन गुणांक, यानी बेटा इसको कहते हैं बाबू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये आ गया है ना। तो भैया सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को प्रदर्शित करता है एस, और लिखा है यह अप्रोक्ष रूप में आकार व घनत्व। ये सवाल नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है जो आएगा, ध्यान रखना। ये आपका आकार एवं घनत्व को नापते हैं। पूछा ये जाता है कि इसमें क्या नापा जाता है, तो आप ध्यान रखना इसमें आपका आकार एवं घनत्व नापा जाता है। एंड दोनों 70S 80S राइबोसोम दो उप इकाइयों से बने होते हैं। तो हमने ये बता दिया कि भैया दोनों के दोनों आपके दो उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ छोटे से राइबोसोम के डायग्राम भी दिए हैं, तो ये देख लेना, इसमें से कुछ ज़्यादा सवाल पेपर में नहीं आने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है साइटोपिंजर, साइटोस्केलेटन। देखो NCERT ने साइटोपिंजर यानी साइटोस्केलेटन के नाम पर कुछ किताब में आपके दिया नहीं है। ठीक है ना, और मतलब बस 2 लाइनें लिख के छोड़ दी हैं। तो हमें ज़रा सा कुछ इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यार दे तो रखा नहीं है, पेपर में नहीं आता होता, लेकिन आगे इसका काम आएगा, तो इसलिए हमें यहाँ थोड़ा सा बताना पड़ेगा। यहाँ लिखा है हेडिंग साइटोपिंजर साइटोस्केलेटन। देखो यार इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी सेल होती है, जो आपकी कोशिका होती है, उसके अंदर आपका एक, जैसे आपके अंदर स्केलेटन मिलता है भाई, आपके अंदर मतलब बोन का बना हुआ, हड्डियों का बना हुआ स्केलेटन है, इसी तरह सेल के अंदर भी आपका इन कुछ पदार्थों का, प्रोटीनों का बना हुआ स्केलेटन होता है। ठीक है ना, प्रोटीनों का बना हुआ स्केलेटन पाया जाता है। तो उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। 3 तरह की जो आपकी स्ट्रक्चर है, 3 तरह की जो संरचनाएं हैं, वो आपकी इसमें भाग लेती हैं। जैसे कि एक आपका है प्रोटीन युक्त विस्तृत जाली। देखो जैसे कि एक यहाँ बताता हूँ, पहले बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो जैसे इनमें सबसे पहले नंबर 1 पर जो आएगा वो आपका होता है उसको बोलते हैं, एक सेकंड ना, उसको बोलते हैं माइक्रोफाइब्रिल या माइक्रोफिलामेंट, सूक्ष्म तंतु भी कहते हैं इसको। दूसरा केस होता है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। एंड तीसरा आपका होता है माइक्रोट्यूब्यूल, सूक्ष्म ट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल। तो 3 चीज़ें होती हैं जो कि आपकी सेल का स्केलेटन बनाती है, साइटोस्केलेटन बनाती है। तो नंबर 1 जो होता है माइक्रोफिलामेंट, भाई ये ध्यान रखना, ये माइक्रोफिलामेंट आपका, इसका साइज़ पूछते हैं आपसे, ये 6 नैनोमीटर का इसका साइज़ होता है। इंटरमीडिएट का होता है लगभग 10 नैनोमीटर का साइज़ होता है। इनका लगभग 24 से 25 नैनोमीटर का साइज़ होता है। तो ये साइज़ का सवाल आता है आपके पेपर में एक तो। दूसरा, ये माइक्रोफिलामेंट आपके एक्टिन नाम की प्रोटीन के बने होते हैं, ये आपके मिक्स प्रोटीन के बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल आपके ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीनों के बने हुए होते हैं। तो ये सवाल आप ध्यान रखोगे। दूसरा, माइक्रोफिलामेंट का क्या काम होता है, कहाँ ये मिलते हैं, ध्यान रखना, जहाँ भी संकुचन होता है, संकुचन का मतलब होता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन,
जहाँ खिंचाव होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं सेल के अंदर ना। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जो ये आपका अमीबा है, अमीबा के अंदर ये जो सूडोपोड या जो कूटपाद इसके होते हैं, कूटपादों का बनना, सूडोपोडिया का बनना, ये बनना और बिगड़ना सारा का सारा आपका माइक्रोफिलामेंट पर डिपेंड करता होता है। क्योंकि जो जहाँ जो मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन में जस्ट नीचे, मेम्ब्रेन में बिल्कुल नीचे की साइड पर, ये मेम्ब्रेन के नीचे आपको माइक्रोफिलामेंट मिलते हैं, और जिनका काम होता है ये इसको मोड़ना, खींचना, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति जो है वो संकुचन की होती है, तो इसलिए यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये कोशिका में फेरबदल, बदलाव, शक्ल सूरत बदलने में मदद करते हैं। अगर हम बात करें कोशिका विभाजन की, तो आप ध्यान रखेंगे कोशिका विभाजन के समय पर जो आपकी जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन आप आगे चल के पढ़ोगे, वहाँ पर विभाजन के समय पर एक इस तरह से कोशिका के अंदर ये इस तरह से मुड़ती है बीच में से, और फिर एक कोशिका जो है वो दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो ये जो है इसको फरो बोलते हैं, फरो। ये आगे जाकर आप पढ़ोगे कोशिका विभाजन वाले चैप्टर में। ये फरो का जो निर्माण होता है, इसके करने में माइक्रोफिलामेंट की ही मदद ली जाती है, ठीक है ना। तो ये दो सवाल हैं जो पेपर में इसके आ जाते हैं, बाकी इससे पूछा नहीं जाता कुछ भी। इंटरमीडिएट फिलामेंट आपकी सेल के अंदर बस कोशिका के अंदर स्केलेटन बनाने का मदद करते हैं, और आपके कुछ ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं, वहाँ न्यूरोफिलामेंट मिलते हैं, वो ये होते हैं। तो इनका ज़्यादा कुछ सवाल पेपर में नहीं आता है, पूछा नहीं जाता। मेन जो है वो आपका माइक्रोट्यूब्यूल है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो आपका आगे अभी पढ़ोगे तो फ्लैजिला बनाने के काम आता है। आगे आप टॉपिक पढ़ोगे फ्लैजिला का, तो वहाँ आप देखोगे कि फ्लैजिला के निर्माण में माइक्रोट्यूब्यूल मदद करते हैं। ट्यूब्यूल, आपके माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं, ये कुछ देखना, ध्यान से देखना, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। 13 प्रोटोफिलामेंट इस तरह से लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में कुछ डंडे हैं छोटे छोटे, और उनका बंडल बना लिया हो इस तरह से, गोल में आपने बंडल बना लिया हो, और बीच में उसके एक कैविटी बची हुई हो, ये बीच में खाली जगह हो, और ये कुछ इस तरह के हैं, मतलब इस तरह से आपने उसको एक कैविटी वाला गोला बना लिया इसका, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये 13 होते हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं जो मिलकर के, 13 प्रोटोफिलामेंट आपके मिलकर के एक बड़ा तंतु बनाते हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट कहलाता है। और ये सब बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के, जिसमें आप ध्यान रखना पहला घेरा जो होगा, मान लो एक अल्फ़ा लगेगा आकर के, तो उसके नीचे जो रिंग होगा वो बीटा का होता है। ऐसे कुछ इस तरह से अल्फ़ा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, ये मिल करके आपके माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल करते क्या हैं, आप आगे जाकर पढ़ोगे। कोशिका के विभाजन में जो आपके तंतु होते हैं, जो जिन तंतुओं से आपके गुणसूत्र जुड़े रहते हैं, उनका निर्माण करने में, स्पिंडल फाइबर जिन्हें आप कहते हो, उनका निर्माण करने में ट्यूबुलिन प्रोटीन के फिलामेंट मदद करते हैं। और साथ ही साथ फ्लैजिला के और सीलिया के निर्माण में ये आपके मदद करते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात बस यही थी कि इनका साइज़ पूछ लेते हैं, और ये पूछ लेते हैं कि कितने प्रोटोफिलामेंट से मिलकर के एक तंतु का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यही बस आप इसमें से याद करोगे। आपकी किताब में तो देखो क्या लिखा है, 2 लाइन लिखी हैं, बस उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि भैया प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलता है उसे साइटोपंजर कहते हैं। एन कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर के विभिन्न कार्य जैसे यांत्रिक सहायता, गति, कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी है। बस इसके अलावा कुछ नहीं बता रहे हैं, ख़त्म हो गया है, ठीक है। आगे आपको बड़ा सा टॉपिक दिया है, दैट इज़ पक्षमाभ एवं कशाभिका भैया, यानी सीलिया और फ्लैजिला। देखो सीलिया फ्लैजिला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही मूवमेंट करते हैं, दोनों ही गति प्रदान करते हैं, ठीक है, दोनों ही चलते हैं, चलाने में मदद करते हैं। तो या तो कोई कोशिका के चारों तरफ वाले द्रव्य को चलाता है, या कोई कोशिका को चलाता है। तो इनकी संरचना यहाँ पढ़ाई गई है अच्छे से। तो उस संरचना को एक बार पहले हम देखेंगे, फिर ध्यान से पढ़ेंगे। पहले आप संरचना देख लीजिए, फिर मैं आपको ये पढ़ाता हूँ क्या है। देखिए ऐसा है, ये जो डायग्राम आप बराबर में देख रहे हो इधर, इसमें आप देखोगे कि, देखिए ध्यान से, अब दिखेगा आपको, इसमें आपको दिखेगा कि एक लंबी सी रोड जैसी स्ट्रक्चर है, जिसके आधार पर नीचे एक बेसल ग्रेन्यूल लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसको आप क्या कहेंगे, बेसल ग्रेन्यूल दिख रहा है आपको नीचे। ये बेसल ग्रेन्यूल आपका बेसल बॉडी कहलाता है। ये मेम्ब्रेन में धंसा हुआ पार्ट होता है, और ऊपर निकला हुआ लंबा जो पार्ट होता है वो शाफ्ट होता है। तो कुछ इस तरह की सीलिया और फ्लैजिला आपकी होती है।
सारी सीलिया फ्लैजिला बाहर से जो कवर होती है, बाहर सबसे इसको जो कवरिंग होती है वो आपकी एक मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही उससे घिरी रहती है। मान लो हम यहाँ लिख देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके चारों तरफ आपकी मेम्ब्रेन मिलती है। इसके अंदर आप जाओगे तो इसके अंदर आपको कुछ ट्यूब्यूल जैसी स्ट्रक्चर देखो दिख रही हैं, जिन पर यहाँ लिखा हुआ है AB सब फाइब्रिल और फिर लिखा है पेरिफेरल डबलेट फाइब्रिल। ठीक है ना। तो मतलब जैसे एक सेंटर में एक सीढ़ी जैसी संरचना है और सेंटर वालों के चारों तरफ कुछ पाइप लगे हुए हैं, पूरा एकदम गोलाई में लगे हुए होते हैं। तो उस अंदर वाली संरचना को, जो अंदर वाली संरचना आपकी बनी होगी, उसको हम बोलते हैं एक्सोनीम। ये तो एक्सोनीम आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। एक्सोनीम में आप देखोगे सेंटर पे एक सीढ़ी जैसी संरचना है और चारों तरफ पाइप 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 जैसा कुछ लगा हुआ होता है। नीचे आओगे तो आप ऐसा ही कुछ नीचे बेसल ग्रेन्यूल, यानी जो नीचे बेसल बॉडी होती है, आधार काय जिसका है, उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह का संरचना। तो इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, बेसल बॉडी और शाफ्ट वाले में थोड़ा सा अंतर होता है, उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ देखो लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है पूरी आपकी जो फ्लैजिला होती है वो, और सीलिया भी। नीचे आपको कुछ मिलेगा लिखा हुआ रूटलेट्स। इसका मतलब है कि रूटलेट पता क्या होते हैं, ये वो होते हैं माइक्रोफिलामेंट जो अभी ऊपर बताया है। संकुचन मतलब ये थोड़ी नीचे वाला बेस है उसको कठोर नहीं रखते हैं, थोड़ा हिल डुल सकते हैं, तो इसलिए पाए जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। बाकी किसी फ्लैजिला में ये बेसल बॉडी होते हैं और बस शाफ्ट होती है। तो इसकी संरचना यहाँ आपकी किताब में डायग्राम दिया गया है, इसमें समझाने की कोशिश की गई है। ये ऊपर वाली शाफ्ट का सेक्शन है कटा हुआ, इसमें आप देख सकते हो सेंटर पे आपके जो सीढ़ी जैसी संरचना है, इसके नाम पर आप देखो लिखा है केंद्रीय सूक्ष्म नलिका। यहाँ लिखा हुआ है केंद्रीय सूक्ष्म नलिका का मतलब भैया ये है कि देखो दो आपके जो पीछे आपने अभी ट्यूब्यूल वाली संरचना पढ़ी है ना, माइक्रो ट्यूब्यूल, तो ट्यूब्यूल में देखो ये एक ट्यूब्यूल ये लगा हुआ है, एक ट्यूब्यूल ये है और एक ट्यूब्यूल ये। सेंटर पे दो ट्यूब्यूल मिलते हैं, उनको जोड़े रखे हुए एक प्रोटीन होती है बीच में, उनको जोड़े रखती है। ऊपर तक आप इधर डायग्राम में इसको जा करके आराम से देख सकते हो। ऐसा ये वाली संरचना है जो सेंटर पे कटी हुई दिखाई दे रही है आपको। इसमें आप एक चीज़ और ख़ास देख सकते हो कि भैया चारों तरफ, चारों किनारों पर अगर आप जाओगे, सारी चारों तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ बी ए इस तरह से डबलेट, डबलेट का मतलब होता है दो दो ट्यूब्यूल। ठीक है ना, डबलेट में दो 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 मिलते हैं, तो इसलिए ऊपर इस डायग्राम में लिखा हुआ था, यहाँ पर आप देखोगे ए सब फाइब्रिल और बी सब फाइब्रिल, मतलब ए बी इस तरह से लगे होते हैं चारों तरफ, जैसे कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पर बी ए इस तरह से लगे हुए हैं। और ये पूरी गिनती जो इसकी करोगे तो आपको चारों तरफ डबलेट जो मिलेंगे वो नंबर 9 मिलेंगे। कितने होंगे? 9 डबलेट होते हैं। सेंटर पे 2 अलग से होते हैं, तो ये अरेंजमेंट जो है 9 + 2 का है। 9 + 2 अरेंजमेंट इसको कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें देखो 9 डबलेट किनारे पर 2 सेंटर में होते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि भैया जो आपस में डबलेट हैं आपके, मान लो ये है आपका बी और ये है आपका ए, तो बी ए जो है वो अगले वाले से जुड़ा हुआ है, अगले वाले बी से जुड़ा हुआ है, यहाँ से ऐसे कनेक्शन है। ठीक है, ये आप देख सकते हो आपस में कनेक्टेड है। अगर हम इसी डायग्राम में देखकर देखें, ग्रीन कलर की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रीन वाली लाइन आपको लिखा है अंतराद्विक सेतु। तो भैया अंतराद्विक सेतु जो है इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, मतलब 2 डबलेट के बीच का ब्रिज। तो ये इंटर डबलेट ब्रिज जो है भैया, ये आपका एक प्रोटीन का बना हुआ होता है। याद रखोगे, रख लेना, देन छोड़ देना। नेक्सिन प्रोटीन का बना हुआ डबलेट का ब्रिज होता है। ठीक है, ये सवाल है, पूछते हैं नीट में, ये ध्यान रखना आप। फिर हम देख सकते हैं कि इसमें से कुछ ए वाले में से निकला हुआ है, किस तरह का इसको बोलते हैं, जैसे साइकिल के टायर में स्पोक्स होते हैं ना, उस तरह के ये स्पोक हैं, ताड़ियाँ जिसको बोलते हैं। तो रेडियल स्पोक्स है, ये नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, ए से निकल करके सेंटर पे लगे होते हैं। फिर आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ इस तरह की आर्म्स हैं, आउटर में 3 अंदर 2 दिख रही है ना, तो ये आपकी आउटर हैं, आउटर आर्म है, और ये इनर आर्म है। ठीक है, ये आपकी क्या है, इनर आर्म। जो आपकी इनर आर्म होती हैं बाबू, इनर आर्म के अंदर बेटा मेरा एक एंजाइम होता है एटीपेज, और ये एटीपेज एंजाइम जो होता है बेटा, ये एनर्जी कंज्यूम करता है बाबू, एटीपी तोड़ता है, और ये एटीपी तोड़ करके यही फ्लैजिला के मूवमेंट में मदद करती है। और इसको अंदर वाली आर्म को अपने कहते हैं डायनिन आर्म। याद रहेगा, ठीक है, वरना छोड़ देना।
डायनी नाम के अंदर एटीपेज की एक्टिविटी होती है। एटीपेज एक एंजाइम है जो कि एटीपी को तोड़ता है और फ्लैजिला में मूवमेंट में गति लाने में मदद करता होता है। ठीक है जी, ये आप बात ध्यान रखोगे। ठीक है, सेंटर में आप देख रहे हो डबल हैं, जुड़े हुए हैं आपस में, 2 9+2 हो जा रहा है। और आप देखोगे कि इनके चारों तरफ एक केंद्रीय आच्छाद है। बाबू ध्यान रखना, जो केंद्रीय आच्छाद है ना वो एक है, ये 2 लाल रंग पे मत जाना। ये 2 लाल रंग के तो ऐसे ही दिख रहे हैं, मतलब गिनती में ये एक ही है। कुछ इस तरह की आपकी होती है फ्लैजिला। तो इसकी संरचना नीचे पढ़ के बताते हैं क्या लिखा गया है आपकी किताब में, फिर आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ लिखा है कि भैया पक्षमाभिकाएँ एक वचन पक्षमाभ व कशाभिकाएँ एक वचन कशाभिका रोम सदस्य कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि हैं। पक्षमाभ एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायक होती है। कशाभिका अपेक्षाकृत लंबे, फ्लैजिला लंबी होती हैं और गति कराती हैं कोशिका की। प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं में भी पाई जाती हैं कशाभिकाएँ। पहिया ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं की कशाभिकाएँ ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई नहीं होती हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई नहीं होती हैं, वहाँ पर फ्लैजिलिन नाम की प्रोटीन की बनी हुई होती हैं संरचना। यहाँ है ट्यूबुलिन की यूकैरियोट में, ये आप ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पक्षमाभ व कशाभिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके रहते हैं। इनके अक्षसूत्र कहते हैं। अक्षसूत्र को हमने अंग्रेजी में बताया एक्सोनीम, आप ध्यान रखोगे। एक्सोनीम का सवाल आता है, एक्सोनीम कवर्ड बाई, आप ध्यान रखना एक्सोनीम जीव द्रव्य झिल्ली से कवर रहता है जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है। कई सूक्ष्म नलिकाएं देख ली हमने जो एक दूसरे के समानांतर होती है। अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है और 9 द्विक अरीय, द्विक का मतलब डबलेट, अरीय मतलब गोलाई में व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई हैं भाई ये सूक्ष्म नलिकाएं। मैं कोई गलती नहीं चाहता हूँ इसमें, पेपर में करके आना, ट्यूबुलिन की बनी है, ये सवाल है। अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था को 9+2 कहते हैं। बेटा ध्यान रखना, बैक्टीरिया में 9+2 नहीं लगाना है। बैक्टीरिया के अंदर 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके रहते हैं जो परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। अरीय दंड बेटा क्या होती है, वही जो साइकिल के मैं बता रहा था ना, रेडियल स्पोक इसको कहते हैं, रेडियल स्पोक, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है ये रेडियल स्पोक। इस प्रकार 9 अरीय छड़ बनती है। तो भैया सही है, एक से एक निकलती है तो छड़ भी कितनी होंगी, 9 होंगी। तो अगले पेज पर चलते हैं, क्या लिखा है। परिधीय द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। परिधि में जो मैंने कहा नेक्जिन प्रोटीन के द्वारा बनी गई जो ग्रीन लाइन है वो देखिए, उससे जुड़े रहते हैं। दोनों पक्षमाभ व कशाभिकाएँ तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसे आधारिकाएँ कहते हैं। यार ध्यान रखना, देखो जो आधारकाय है ना बेटा, ये बेसल बॉडी है बेटा, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी को बेटे कहते हैं ब्लेफेरोप्लास्ट, नहीं याद रहेगा छोड़ देना, ब्लेफेरोप्लास्ट या बेसल बॉडी। भाई बेसल बॉडी आपकी तारक केंद्र यानी के सेंट्रियोल जैसी संरचना से बनी होती हैं। बेसल बॉडी तारककाय जैसी संरचना से बनी होती हैं। अब ये तारककाय क्या है, ये तारककाय है आपका अगला टॉपिक जो कि भैया हम पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। आज आपका इस वीडियो में यहीं तक रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एक एक चीज़ की आपको क्लियर करा रहा हूँ। कमेंट में आकर के जो सवाल चाहिए, जो बात चाहिए सब लिख सकते हो, मैं सब बातों का उत्तर दूंगा। आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को कर दोगे सपोर्ट, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद होगा, क्योंकि यार थोड़ी सपोर्ट करोगे तो मुझे वीडियो बनाने की हिम्मत मिलेगी, ठीक है ना। रोज़ रोज़ हिम्मत जुटाना मतलब बहुत कठिन काम होता है, तो कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए काम करूँ और आप भी बस सपोर्ट करते रहोगे ऐसे ही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। पूरी वीडियो देखना, बीच में छोड़ के मत भागना। थैंक यू।